हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट IQ। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम। और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं SSC CHSL 2025 के लिए GKGS क्लास। और इस ये हमारी जो नई सीरीज है, इस सीरीज का हमारी नाम है ऑपरेशन CHSL, जिसमें हम CHSL के द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए थे GKGS के, उनको हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के जो क्वेश्चन लिए गए हैं, तो ये 2 जुलाई 2024 शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन आए थे GKGS के, जो SSC CHSL ने पूछे थे, तो उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आपके कोई रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो SSC CHSL की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। और जो इसका एग्ज़ाम है, ये कब से, ये 8 सितंबर से इसका एग्ज़ाम चालू है। तो हमारे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है, आधुनिक सूक्ष्म वित्त यानी माइक्रो फाइनेंस के संस्थापक कौन है? तो मॉडर्न फाइनेंस के संस्थापक कौन है? रंगराजन, वी राव, वी रेड्डी या मोहम्मद यूनुस? तो आधुनिक सूक्ष्म वित्त के संस्थापक ये हैं मोहम्मद यूनुस। कौन? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस जो है आज के टाइम पर बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री हैं। ये आज के टाइम पर अंतरिम प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जो हसीना थी, उनको बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि उनके खिलाफ विद्रोह हो गया था। और उसके बाद जो है तो मोहम्मद यूनुस जो है तो वहाँ के प्रधानमंत्री अभी बन चुके हैं। और जो मोहम्मद यूनुस हैं, मोहम्मद यूनुस ने 1983 में ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी बांग्लादेश में। ग्रामीण बैंक की, किसकी? ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। और जो मोहम्मद यूनुस हैं, इनको 2006 में शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया। शांति नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया 2006 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। और जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, तो आप उनको नोट करना नहीं भूलेंगे, नोट जरूर करेंगे, क्योंकि आपके पास जब नोट होते हैं ना, तो रिवाइज करने में आसानी होती है। और जैसे ही वीडियो ये खत्म होती है, तो जो आपने नोट बना है, तो उनको 15 से 20 मिनट आप छोटा सा रिकेप लें। ठीक है, 10 से 15 मिनट, 15 से 20 नहीं, 10 से 15 मिनट का एक रिकेप लें, ताकि आप जो है ये रिवाइज कर सकें। तो कम से कम 3 बार तो आपको रिवाइज करना ही करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें मानसून ऋतु की समाप्ति के बाद बोई जाती हैं? तो मानसून ऋतु की समाप्ति होती है, यानी बारिश खत्म होती है, उसके बाद ये बोई जाती हैं। तो कौन सी फसलें हैं? तो ये फसलें जो हैं, तो ये हैं रबी की फसलें। किसकी? रबी की फसलें। रबी की फसलें जो हैं, ये सितंबर अक्टूबर में बोई जाती हैं। कब? सितंबर अक्टूबर में ये बोई जाती हैं। और ये जो हैं, ये फिर अप्रैल अप्रैल मई में जो है ये काटी जाती हैं। अगर हम बात करें रबी की फसल, तो रबी की फसलों में गेहूं, जौ, चना, मटर, ये सारी आ जाती हैं। ठीक है, तो ये कब ये मानसून, ये फसलें जो है तो मानसून ऋतु की समाप्ति के बाद उगाई जाती हैं। और फिर ये यानी सितंबर अक्टूबर में उगाई गई, और अप्रैल मई में इनको काट लिया जाता है। गेहूं, जौ, चना, मटर जो है तो इनके उदाहरण हैं। फिर यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि खरीफ फसल। खरीफ फसल जो है तो ये कब, ये जो उगाई जाती है, ये जून जुलाई में। कब? यानी रबी की फसल के बाद जून जुलाई में जो है ये उगाई जाती है। और जो है ये सितंबर अक्टूबर में। कब? सितंबर अक्टूबर में जो है इसको काटा जाता है। ठीक है, सितंबर अक्टूबर में जो है इसको काटा जाता है खरीफ की फसल को। खरीफ की फसल के जो उदाहरण है, तो जैसे चावल, कपास। ठीक है, चावल, कपास, ये सारे जो उदाहरण है किसके? ये खरीफ की फसल है। फिर यहाँ पर देख रहे होंगे जैद फसल। तो जैद फसल नहीं, ये होती है जायद की फसल। क्या? जायद फसल। जायद फसल जो है तो ये रबी की फसलें और खरीफ की फसलें जब उगाई जाती हैं, इनके बीच के दौरान उगाई जाती हैं। यानी जब सितंबर अक्टूबर में ये उगाई जाती है, तो देखिए जायद की फसल जो है तो ये मार्च में उगाई जाती हैं। ठीक है, मार्च में उगाई जाती हैं, और ये जून में काटी जाती हैं। और इनमें जो है तो जैसे तरबूज, इनके उदाहरण है तरबूज, खीरा, ककड़ी। ठीक है, ये सारी हैं, करेला, तरबूज, खरबूजा, ये सारी जो हैं तो ये जायद की फसलों के उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के अभिन्न अंग थे? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना, जिसको हम क्या आज़ाद हिंद फौज भी कहते हैं, आज़ाद हिंद फौज इसको कहा जाता था। ठीक है, इसके अभिन्न अंग है। अगर हम बात कर रहे हैं इसकी स्थापना किसने की थी, तो की थी कैप्टन मोहन सिंह ने। किसने?
कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह ने जो है इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1942 में इसकी स्थापना की थी। और इसका जो हेडक्वार्टर था ये कहाँ पर? ये सिंगापुर में जो है इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय था। लेकिन पूछा गया कि इसके अभिन्न अंग थे कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस और चित्तरंजन दास। तो इसके जो अभिन्न अंग थे तो ये थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में जो है आईएनए को जो है तो ये ज्वाइन किया था। और इसके बाद जो है तो इन्होंने जो आईएनए है यानी भारतीय राष्ट्रीय आर्मी है, आजाद हिंद फौज है, इसका पुनर्गठन किया। क्या? पुनर्गठन। इसका पुनर्गठन किया किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। हम बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो सुभाष चंद्र बोस जो है तो ये पहले आईएनसी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी एक सदस्य थे। सुभाष चंद्र बोस जो हैं तो 1938 के जो आईएनसी अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में, यहाँ अध्यक्ष थे। इसके अलावा 1939 का जो अधिवेशन हुआ था कहाँ पर? त्रिपुरी में, यहाँ पर भी जो है ये आईएनसी के अध्यक्ष थे। जब 1939 में ये आईएनसी के अध्यक्ष चुने गए उसके बाद जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था चुने जाने के बाद। ठीक है, अध्यक्ष चुने जाने के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और फिर इन्होंने 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस जो है तो इन्होंने एक किताब लिखी, द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, ये किताब किसने लिखी? ये किताब लिखी थी सुभाष चंद्र बोस ने। हम बात करते हैं अब ये अब है, ठीक है, में आगे नहीं है। अवनींद्रनाथ टैगोर। तो अवनींद्रनाथ टैगोर जो है तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे हैं। किसके? रविंद्रनाथ टैगोर के। किसके? रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। और इन्होंने 1907 में इंडियन इन्होंने जो इंडियन, रुक जाइए 2 मिनट, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ठीक है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। और इसके अलावा इनको बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स का भी संस्थापक माना जाता है। फिर हम बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर जिनको कवि गुरु भी कहा जाता है, कवि गुरु, गुरुदेव, ठीक है, इन नामों से जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये पहले भारतीय यानी फर्स्ट इंडियन, ठीक है, पहले भारतीय, पहले एशियाई और पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति हैं। ठीक है, पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति जिनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला। इनको नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था, इनको नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था। कब? 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था? साहित्य में मिला था इनको। और इनकी एक किताब थी जिसका नाम था क्या? गीतांजलि। गीतांजलि, इसी के लिए जो है तो इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये पहले भारतीय, पहले एशियाई और पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में साहित्य यानी लिटरेचर में। और इनकी किताब थी गीतांजलि, उसी के लिए जो है इनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिर हम बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो इन्होंने भारत एंड बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा। बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रगान लगा। फिर हम बात करते हैं चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास जिनको हम देशबंधु के नाम से जानते हैं, किस नाम से? देशबंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास को। और चित्तरंजन दास जो कि आईएनसी के अध्यक्ष थे, ठीक है, ये 1922 का जो गया अधिवेशन हुआ था यहाँ पर जो है चित्तरंजन दास ये आईएनसी के अध्यक्ष थे। फिर इसके बाद इन्होंने जो है तो आईएनसी को क्विट कर दिया, आईएनसी से इस्तीफा दे दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ दिया। और उसके बाद इन्होंने चित्तरंजन दास ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। किसकी? स्वराज पार्टी। इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी की स्थापना इन्होंने मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं, इनके साथ मिलकर 1923 में कांग्रेस से इस्तीफा कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर। तो चित्तरंजन दास जो है तो स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके पहले सचिव थे स्वराज पार्टी के। और इनको किस नाम से? देशबंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास को। ठीक है, चलिए, तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगीत वाद्य यंत्रों का उनके वादक कलाकारों से मिलान कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है संतूर, सितार, शहनाई और सारंगी, और यहाँ पर दी है बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिंदा खान, पंडित शिव कुमार शर्मा और अनुष्का शंकर। तो देखिए संतूर, अगर हम बात करें संतूर, तो संतूर से संबंधित है पंडित शिव कुमार शर्मा। फिर हम बात करते हैं सितार, तो सितार से संबंधित हैं अनुष्का शंकर, और शहनाई से संबंधित हैं बिस्मिल्लाह खान, ऑप्शन ए हो जाएगा। और सारंगी से संबंधित है उस्ताद बिंदा खान। तो हम देखते हैं ए का 3 B 4। तो A3 कहाँ पर दिख रहा है, तो A3 आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, A3 B 4 C 1 और D 2। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप मिला लेंगे, आप साफ देख सकते हैं, साफ साफ। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जुलाई 2021 में संयुक्त राष्ट्र कर समिति में 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था? किसे किया गया था? टीबी सोमनाथन, रश्मि रंजन दास, विपुल बंसल या विवेक सिंह? तो जो संयुक्त राष्ट्र कर समिति 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, तो किया गया था रश्मि रंजन दास को। नेक्स्ट लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश था? तो विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश था, अगर हम बात करें विजयनगर साम्राज्य, तो विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना हरिहर एंड बुक्का ने, किसने? हरिहर एंड बुक्का ने की थी। हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम, जो कि दोनों भाई थे, इन्होंने दोनों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगर हम बात करें विजयनगर का सबसे पहला वंश, तो फर्स्ट नंबर पर आता है संगम वंश। ठीक है, सबसे पहला वंश ये था। फिर उसके बाद आता है सालोब वंश दूसरा, तुलुप वंश तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर आता है अराबिडु वंश। और अराबिडु वंश के बाद जो है तो ये विजयनगर साम्राज्य की समाप्ति हो गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश था अराबिडु वंश। कौन सा? अराबिडु वंश। और जो तालीकोट का युद्ध हुआ था 1565 में, उस युद्ध के बाद जो है तो ये पूरी तरीके से टूट चुका था ये साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या अरे जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर की सबसे बड़ा अंतर है? तो सबसे बड़ा अंतर है महिला और पुरुष साक्षरता दर में, जो कहाँ पर है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार ये है राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। अगर हम बात करें यहाँ वहाँ पर पुरुषों की जो साक्षरता दर है, तो ये है 79.19% राजस्थान में 2011 के अनुसार। और महिलाओं की जो साक्षरता दर है, तो ये है 52.12%। ठीक है, यानी 52.12% है। अब इसमें से हम इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 27.07%। ठीक है, तो इनकी जो साक्षरता दर में अंतर है, डिफरेंस कितना है, ये 27.07% का डिफरेंस आता है, जो कि सबसे ज़्यादा है 2011 की जनगणना के अनुसार किसी भी राज्य में। अगर हम बात करें कि भारत की जो जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जन साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य है, तो ये है केरल। कौन सा? सबसे अधिक साक्षरता दर है केरल में। और सबसे कम कहाँ पर है साक्षरता दर, तो सबसे कम साक्षरता दर लिटरेसी रेट जो है तो ये बिहार में है। कहाँ पर? बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है, और केरल में सबसे अधिक साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए आगे बढ़े। मार्च 2023 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई साक्षरता से संबंधित केंद्र प्रायोजित योजना का नाम क्या है? भारत पढ़ेगा, राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम या इंडिया साक्षरता कार्यक्रम? तो ये जो इसका नाम है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रकार की कंप्यूटर सुरक्षा में किसी सिस्टम तक पहुंचने वाले व्यक्तियों या संगठनों की वास्तविकता की पुष्टि करने की आवश्यकता होती है? गोपनीयता, प्रमाणीकरण, उपलब्धता या अस्वीकृति से बचाव? तो ये पुष्टि की आवश्यकता होती है, तो ये होती है प्रमाणीकरण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट नेक्स्ट है, ओलंपिक नियमों के अनुसार तीसरे गेम में बैडमिंटन खिलाड़ी किस स्कोर पर कोड बदलते हैं? तो किस स्कोर पर कोड बदलते हैं तीसरे गेम में? तो ये जब उनके अंक 11 हो जाते हैं, तो जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं ये अपना कोड बदल लेते हैं। और इसलिए कहा जाता है ताकि जो है तो किसी को ऐसा ना समझ में आए कि इस कोड पर कुछ खराबी है उस तरफ से, या फिर कोई सूरज की रोशनी आ रही है, या फिर लाइटिंग पड़ रही है, इस तरफ ऊंचा नीचा है, तो इसलिए उनको बदल दिया जाता है ताकि इनको ये ना समझे कि हमारे साथ बेईमानी हो रही है और दूसरे खिलाड़ी को जो है अच्छा परफॉर्मेंस किया जा रहा है उसके द्वारा। तो इसलिए ये होती है। हजारों वर्षों में पृथ्वी की गति में परिवर्तन के सामूहिक प्रभावों को उसके जलवायु पर कैसे वर्णित किया जाता है? महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत के द्वारा,
प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, या फिर कोपरनिकस का सूर्य केंद्रित सिद्धांत, या मिलनकोविच सिद्धांत। तो हजारों वर्षों में पृथ्वी की गति में परिवर्तन के सामूहिक प्रभावों को जो है तो ये मिलनकोविच सिद्धांत के द्वारा वर्णित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक डैश आकाश गंगा के अंदर धूल और गैस का बादल होता है। तो क्या जो है तो आकाश गंगा के अंदर धूल और गैस का बादल होता है? वर्णमंडल, निहारिका, कृष्ण विवर, या प्रकाश मंडल। तो ये होता है निहारिका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, पीसी महालनोबिस को भारत के विकास पथ में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने तो क्या किया था? तो देखिए हम ऑप्शन इन देखते हैं, तीन ऑप्शन दिए हैं। भारत के विभिन्न भागों में स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थानों की स्थापना की थी, या फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की थी, या फिर सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन के पहले मंत्री थे। तो देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो है ये गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी सेकंड वाला केवल बी सही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की थी। तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है ये कब चली थी? तो ये 1956 से लेकर 1961 तक ये चली थी, और ये जो है तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल बे सही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की थी पीसी महालनोबिस ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों को के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है तो 5 प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं। और जो सर्वोच्च न्यायालय है ये अनुच्छेद 32 के तहत, किसके? अनुच्छेद 32 के तहत जो है ये रिट जारी कर सकता है। और जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट जो है तो अनुच्छेद 226 के द्वारा जो है ये के तहत रिट जारी कर सकता है। और रिट के प्रकार कितने हैं? तो रिट के हमारे देश में जो है ये 5 प्रकार है। कितने? 5 प्रकार है। एक होती है बंदी, देखिए एक होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर होती है परमादेश, फिर होती है प्रतिषेध, फिर होती है एक उत्प्रेषण, और एक होती है अधिकार परीक्षा। तो ये 5 प्रकार की रेटें होती हैं हमारे संविधान में। और ये जो है तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, और सुप्रीम हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत जो है ये रिट जारी कर सकता है। और पांचों के रिट के मैंने भी नाम बता दी, तो आप उनको भी नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है, डैश पारसी लोगों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो ज्योतिषवाद का पालन करते हैं, क्योंकि यह ज्योतिष के जन्मदिन को चिन्हित करता है। तो जी हाँ, ज्योतिषवाद का पालन करते हैं और ज्योतिष के जन्म को चिन्हित करते हैं। तो ये जो उनका त्यौहार है तो ये है खोरदाद साल। क्या? खोरदाद साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 रचना का नाम को सूची 2 लेखक से सम्मिलित कीजिए। तो देखिए रचना का नाम दिया है और लेखक दिए हैं। तो अगर हम बात करें वंदे मातरम, जो कि हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है, ठीक है, ये किसने लिखा? तो ये लिखा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी। फिर जनगण मन, तो जो कि हमारा राष्ट्रगान है, तो ये किसने लिखा? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। और ए मेरे वतन के लोगों, तो ये लिखा था प्रदीप ने। और जो ए मेरे वतन के लोगों जरा याद कर लो कुर्बानी, ये जो गाना है ये किसने लिखा है? ये प्रदीप ने लिखा। और ये कब लिखा था? तो 1962 का जो भारत चीन युद्ध था, इसमें जो है उन्होंने ये युद्ध में जो हमारा देश लड़ रहा था चीन से, तब उन्होंने जो है ये लिखा था, ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ठीक है, तो ये इन्होंने लिखा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि फर्स्ट का बी ऑप्शन सिर्फ एक ही है, ऑप्शन सी। सेकंड का सी, और थर्ड का ए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्होंने वंदे मातरम लिखा, जो कि हमारा देश का राष्ट्र गीत है। और इन्हीं के आनंद मठ से इनकी एक किताब है जिसको हम कहते हैं आनंद मठ। क्या? आनंद मठ। तो इन्हीं के आनंद मठ से जो है तो सत्यमेव जयते लिया गया है। और फिर रविंद्रनाथ टैगोर, मैंने इनके बारे में भी बताया कि ये पहले भारतीय, पहले एशियाई, पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में साहित्य में। ठीक है, गीतांजलि पुस्तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पौधों की पत्तियों से पानी की बूंदों के रूप में पानी का नुकसान डैश कहलाता है। तो पौधों की पत्तियों से पानी की बूंदों के रूप में पानी का नुकसान ये कहलाता है बिंदु स्त्राव। क्या? बिंदु स्त्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष से शामिल किया गया था? तो देखिए टेनिस को जो ओलंपिक्स में कब शामिल किया गया था? कि जब 1896 के ओलंपिक्स हुए थे, यानी पहले ओलंपिक्स हुए थे। ठीक है, ये फर्स्ट ओलंपिक्स थे, 1896 में हुए थे एथेंस ग्रीस में। एथेंस ग्रीस में, ठीक है, एथेंस ग्रीस में जब पहली बार ओलंपिक गेम्स हुए थे, तब जो है तो टेनिस इसी का हिस्सा था, इस खेलों का हिस्सा था। लेकिन फिर क्या हुआ, 1924 के जो ओलंपिक्स हुए, 1924 के ओलंपिक्स, ये कहाँ पर हुए थे? ये हुए थे पेरिस, फ्रांस में।
जब 1924 के ओलंपिक्स हुए पेरिस फ्रांस में, तब जो टेनिस को है तो ये हटा दिया गया था, ठीक है, यहाँ से हटा दिया गया था, इसको रिमूव कर दिया गया था। फिर एक और ओलंपिक हुआ 1988, ठीक है, 1988 में ओलंपिक हुआ। ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था सियोल, दक्षिण कोरिया में। कहाँ पर? सियोल, दक्षिण कोरिया में 1988 के ओलंपिक्स हुए थे। और इस ओलंपिक्स में जो टेनिस जो है तो इस पर से रिमूवल हटा दिया गया और इसको फिर से ज्वाइन कर दिया गया, ठीक है। और जब तब से लेकर आज तक जो है तो टेनिस ओलंपिक का गेम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है अनुच्छेद 20 का कौन सा खंड है दोहरे खतरे की सिद्धांत को शामिल करता है? तो अनुच्छेद 20 का जो खंड 2 है तो ये दोहरे खतरे के सिद्धांत को शामिल करता है। इसके तहत अनुच्छेद 20 का खंड जो 2 है तो ये कहता है किसी व्यक्ति को एक ही जुर्म के लिए, ठीक है, उस पर ना ही दो एक से ज़्यादा बार मुकदमा चलाया जा सकता और ना एक से ज़्यादा बार उस पर जो है तो उसको दंडित किया जा सकता है। ये आप समझ लीजिए। तो कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं हूँ और मैंने कोई ऐसा जुर्म कर दिया, ठीक है, कोई भी जुर्म कर दिया, मैंने किसी को मार दिया या फिर कोई चोरी कर ली, तो इसके तहत जो है तो मुझे 2 बार ना ही इसकी सज़ा मिलेगी और ना ही मुझ पर 2 बार मुकदमा चलाया जाएगा। ये काम सिर्फ एक-एक बार होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में कौन सी सुविधा आपको एक दस्तावेज में विषम और सम पृष्ठों के लिए अलग-अलग हेडर और फुटर लेख बनाने की अनुमति देती है? तो ये देती है भिन्न विषम और सम पृष्ठ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना शुरू की गई थी? तो शुरू की गई थी किसके द्वारा? तो ये की गई थी शुरू ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। रुक जाइए 2 मिनट। हाँ बिल्कुल सही है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सोमशिला बांध किस नदी पर है? तो भारत में सोमशिला बांध किस नदी पर है? तो ये जो है तो ये कहाँ पर? तो देखिए सबसे पहला तो ये है कहाँ पर? नेल्लोर, नेल्लोर आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर? नेल्लोर आंध्र प्रदेश में जो है ये पड़ता है। और ये किस नदी पर है? तो ये है पेन्नार नदी। कौन सी? पेन्नार नदी। और जो पेन्नार नदी है ये नंदी पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी? नंदी दुर्ग पहाड़ियाँ, चिक्कबल्लापुर, चिक्कबल्लापुर कर्नाटक से जो है ये नदी निकलती है। तो और इसी नदी पर जो है सोमशिला बांध है जो कि नेल्लोर आंध्र प्रदेश में पड़ता है। फिर हम बात करते हैं साबरमती नदी, ठीक है। और जो पेन्नार नदी है तो ये कहाँ पर? ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में जाकर जो है ये नदी गिर जाती है। फिर साबरमती नदी, ताप्ती नदी और कृष्णा नदी के बारे में बात करते हैं। साबरमती नदी जो है तो ये अरावली पर्वत से निकलती है, ठीक है, अरावली पर्वतमाला से निकलती है। कोटदी, उदयपुर, राजस्थान, उदयपुर राजस्थान से जो है ये नदी निकलती है। और ये साबरमती नदी है ये जो है तो कहाँ पर? ये जाकर खंबात की खाड़ी में, कहाँ पर? खंबात, खंबात की खाड़ी में जाकर ये नदी गिर जाती है। फिर हम बात करते हैं ताप्ती नदी, तो ये सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलती है। कहाँ से? सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलती है। मुल्ताई, बैतूल, मध्य प्रदेश से जो है ये नदी निकलती है। और ये नदी भी कहाँ पर? ये खंबात की खाड़ी में जाकर ये नदी भी गिरती है। फिर हम बात करते हैं कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी यहाँ पर देख लेते हैं। कृष्णा नदी जो है तो ये पश्चिमी घाट से निकलती है। कहाँ से? पश्चिमी घाट, महाबलेश्वर, सतारा, महाराष्ट्र से जो है ये नदी निकलती है। और ये जो नदी है कहाँ पर? ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। रुक जाइए। हाँ बिल्कुल सही है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। क्या मुझे थोड़ी डाउट हो रहा था। तो बंगाल की खाड़ी में जाकर ये कृष्णा नदी जो है ये गिर जाती है। और कृष्णा नदी जो है तो ये भारत की तीसरी एंड दक्षिण भारत की यानी प्रायद्वीपीय भारत की, ठीक, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत भी कह सकते हैं, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है, दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा नदी। चलिए आगे बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तकी है? तो प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तकी हैं प्रतिभा राय, एस जानकी, आशा भोसले या सोनल मानसिंह। तो जो सोनल मानसिंह हैं ये एक शास्त्रीय नर्तकी हैं, और जो सोनल मानसिंह हैं ये भरतनाट्यम एंड ओडिसी से ये संबंधित है। ठीक है, भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित है कौन? सोनल मानसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, दिसंबर 2023 तक भारत ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप कितनी बार जीती? तो भारत ने जो है तो दिसंबर 2023 तक 9 बार जीत चुका था ये। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में गुलाब चंद कटारिया निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल बने? तो जो गुलाब चंद कटारिया है ये 2023 में असम राज्य के राज्यपाल बने थे। ठीक है, असम राज्य के गुलाब चंद कटारिया। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2025 के लिए। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।